अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच एक बार फिर से कूटनीति की मेज सजने वाली है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत के दूसरे दौर को लेकर उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत उसके ठीक उलट है। ईरान ने सख्त रुख दिखाया और डेलीगेशन भेजने से इनकार कर दिया। दरअसल अब जो डेडलाइन खत्म होगी तो क्या एक बार फिर पूरा मिडिल ईस्ट बारूद की गंध से भर जाएगा, या फिर ईरान बातचीत की मेज पर विश्वासघात होने के बाद भी लौटेगा। तो फिलहाल क्या स्थिति है वो समझना जरूरी है। आपको बता दें कि सीज फायर की डेडलाइन खत्म ही समझिए। उससे पहले दूसरे दौर की वार्ता पर सस्पेंस बना हुआ है। दोनों ओर से कोई डेलीगेशन अब तक इस्लामाबाद नहीं पहुंचा, जबकि अमेरिका की तरफ से दावा भी किया जा रहा है। तो ताजा खबर सामने आई है कि जेडी वेंस के नेतृत्व में इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस्लामाबाद में भी तैयारी हुई है और और अमेरिका के साथ पहले राउंड की बातचीत हुआ करने बहुत बड़ा बयान दिया। कालिबाफ ने कहा देश में डील के खिलाफ माहौल डील के को लेकर गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। ईरान अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है और कहा जा रहा है कि ईरानी डेलीगेशन अब तक तेहरान से नहीं निकलेगी तब तक जब तक कि अमेरिका ईरान की मांगों को पहले हरी झंडी नहीं देता। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर बात हुई भी तो न्यूक्लियर और मिसाइली प्रोग्राम पर कोई बात नहीं होगी। अब ऐसे में सवाल यह है कि होर्मुज जिसे लेकर निर्णय क्या होगा, ये देखने की कोशिश करते हैं। क्या 35 से 40 किलोमीटर दायरे में फैले इस समुद्री गलियारे में सबसे बड़ा युद्ध होने वाला है। हालात ऐसे हैं कि ये जंग परमाणु धमाके तक पहुंच सकती है। इस समुद्री गलियारे की तपिश फारस और ओमान की खाड़ी से होते हुए दक्षिणी चीन सागर तक पहुंच गई है और इस जंग के लिए कई देशों ने मोर्चा खोल दिया है। क्या ट्रंप ने तय कर दिया है परमाणु युद्ध? क्या हॉर्मुज के तंग गलियारे में बनेगा दुनिया का सबसे खतरनाक वॉर जोन? क्या अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े हो चुके हैं और अब सिर्फ पहली गोली चलने का इंतजार है? क्या ये सिर्फ जहाजों की भिड़ंत है या सुपर पावर की सीधी जंग? क्या बातचीत की टेबल पलट चुकी है और अब बंदूकें ही फैसला करेंगी? हॉर्मुज की नाकेबंदी बातचीत के बीच सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। मैं इस बारे में विचार करूंगा, देखता हूं नाकेबंदी कैसे बाधा बनती है। फारस और ओमान की खाड़ी में हॉर्मुज को लेकर सबसे बड़े तनाव के बीच दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और फिलीपींस के बीच सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास चल रहा है। यह अभ्यास 8 मई तक चलेगा। इसमें 17,000 से ज्यादा सैनिक शामिल हैं। बलिकतन 2026 नाम से चल रहे इस सैन्य अभ्यास में अमेरिका और फिलीपीनी फोर्सेस के साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और न्यूजीलैंड के सैनिक भी शामिल हैं। इस सैन्य अभ्यास पर चीन भड़क गया है। चीन ने कहा है कि अमेरिका दूसरे देशों को दक्षिणी चीन सागर में लाकर तनाव बढ़ा रहा है। उधर हॉर्मुज पर अमेरिका की नाकेबंदी पर भी चीन ने सवाल उठा दिए और कहा कि अमेरिका की नाकेबंदी गैर वाजिब है।
दुनिया की तेल सप्लाई के दिल हॉर्मुज में अभी तनाव अपने सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। अमेरिका आरोप लगा रहा है कि ईरान जहाजों को खतरे में डाल रहा है। ईरान ने पलटवार करते हुए अमेरिका को समुद्री डकैत बता दिया। अमेरिका ने ईरान के एक जहाज को जब्त किया तो ईरान ने बदले की कसम खा ली। ये सिर्फ समुद्री विवाद नहीं है, ये उस जंग की शुरुआत हो सकती है जो पूरी दुनिया को हिला देगी। ईरानी जहाज MV तोस्का ईरान के बंदर अब्बास की तरफ 17 नॉट की रफ्तार से बढ़ रहा था। यूएस नेवी ने हॉर्मुज के पास जहाज को घेर लिया। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS स्प्रूवेंस ने ट्रैक किया। रेडियो और वीडियो सिग्नल के जरिए 6 घंटे तक चेतावनी दी, लेकिन ईरानी जहाज ने अमेरिकी चेतावनी को मानने से इनकार कर दिया। USS स्प्रूवेंस ने 5 इंच MK-45 तोप से तोस्का के इंजन रूम पर कई राउंड फायर किए। इस एक्शन में तोस्का का प्रोपल्शन सिस्टम तबाह हो गया। इसके बाद एम्फीबियस असॉल्ट शिप USS ट्रिपोली से US मरीन हेलीकॉप्टर में सवार होते हुए तोस्का पर पहुंचे। US मरीन ने फास्ट रोपिंग तकनीक से हवा में सीधे जहाज के डेक पर उतरना शुरू किया और ईरान के मालवाहक जहाज तोस्का को अपने कब्जे में ले लिया। ईरान के खिलाफ अमेरिका के इस ऑपरेशन में USS स्प्रूवेंस का इस्तेमाल हुआ। यह अमेरिका का एडवांस और शक्तिशाली गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर युद्धपोत है। अपने गन फायर से जहाज के प्रोपल्शन सिस्टम को तबाह कर सकता है। USS ट्रिपोली अमेरिका का हमलावर जहाज है जो पानी और जमीन दोनों पर युद्ध करने में सक्षम है। इसे खास तौर पर F-35 फाइटर और मरीन सैनिकों को तैनात करने के लिए विकसित किया गया है। ये करीब 844 फीट लंबा और 50,000 टन वजनी शक्तिशाली युद्धपोत है। MK-45 नेवल गन फुल्ली ऑटोमेटिक गन है जो 16 से 20 राउंड प्रति मिनट फायर कर सकता है। इसका इस्तेमाल इंजन रूम को नाकाम करने के लिए किया गया। लेकिन सवाल सिर्फ एक जहाज का नहीं है। सवाल ये है कि जब अमेरिका समुद्र में सीधे एक्शन ले रहा है और ईरान खुलेआम बदले की बात कर रहा है, तो क्या बातचीत का रास्ता अब पूरी तरह से बंद हो चुका है? ट्रम्प दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत होगी और डील भी पक्की होगी, चाहे वो अच्छे रास्ते से हो या बुरे रास्ते से। लेकिन ईरान दूसरे दौर की बातचीत पर ही सवाल खड़े कर रहा है। ईरान साफ कह रहा है कि मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी। यानी एक तरफ बातचीत की बात तो दूसरी तरफ शर्तों की दीवार है, और यही वो पॉइंट है जहां से हर युद्ध शुरू होता है। روند دیپلماتیک جدیتی نداره. واقعاً در روندهای مذاکراتی ثابت قدم بودیم چون میدونیم که इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा ईरान का परमाणु कार्यक्रम। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में अभी भी कई खामियां हैं जिसका कोई साफ जवाब नहीं मिला है। अमेरिका को डर है कि ईरान तेजी से वेपन ग्रेड की स्तर की ओर बढ़ रहा है, और अगर बातचीत नहीं होती, निगरानी नहीं होती है, तो फिर ईरान के पास क्या बचेगा? सिर्फ एक विकल्प, परमाणु ताकत का इस्तेमाल, और फिर अमेरिका और इजराइल कभी भी ईरान का सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी सवाल है कि अगर बातचीत ही नहीं होगी तो क्या अगला कदम परमाणु धमाका होगा? क्या ईरान अपने न्यूक्लियर कार्ड की तरफ बढ़ रहा है और अमेरिका काफी डरा हुआ है? क्या अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को रोकने के लिए आखिरी कदम उठाएगा? क्या दुनिया एक और हिरोशिमा नागासाकी जैसे खौफनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही है? Do something. We had to make sure that Iran never gets a nuclear weapon. And we're at that. They've agreed to that. They've totally agreed to that. They've agreed to almost everything. So maybe if they can get to the table, there's a difference. They agree. They're going to get to the table with a pen. लेकिन इस जंग की आग सिर्फ हॉर्मुज तक सीमित नहीं है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका का सैन्य अभ्यास चीन को खटक रहा है। यानी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती दिख रही है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ ईरान और उसके साथ खड़े देश है। सैन्य मोर्चे पर अमेरिका और इजराइल सिर्फ दो साझेदार एक साथ दिख रहे हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक कि यूरोप ने भी इस युद्ध से हाथ खींच लिया है।
दूसरी तरफ ईरान भले ही युद्ध में अकेला खड़ा दिख रहा है, लेकिन चीन और रूस बैकडोर से ईरान के साथ खड़े हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो अगला कदम क्या होगा? हरमुज में सीधा सैन्य टकराव, ईरान की तरफ से मिसाइल हमले और अमेरिका की एयर स्ट्राइक, और फिर इजराइल की एंट्री और पूरे मिडिल ईस्ट में आग। ऐसे इजराइल अभी लेबनान के मोर्चे पर फंसा हुआ है। सीज फायर के बाद भी लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। इजराइल के ड्रोन लेबनान के ऊपर मंडरा रहे हैं और ड्रोन में लगे लाउड स्पीकर के जरिए हिजबुल्लाह को चेतावनी दे रहे हैं। लेबनान में सीज फायर के बावजूद इजराइल का ऑपरेशन रुका नहीं है। इजराइल हिजबुल्लाह के हमलों को सीधे ईरान से जोड़ता है, यानी हॉर्मुज में जंग भड़की तो इजराइल भी इस लड़ाई में कूद सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान नहीं रहेगा, ये बन जाएगा मिडिल ईस्ट का फुल स्केल वॉर। अभी हॉर्मुज पर सबसे बड़ा टकराव है। लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग चल रही है। दक्षिण सागर में भी चीन और अमेरिका के बीच नया तनाव पैदा हो गया है। I don't know. Maybe not. Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately, we'll have to start dropping bombs again. Thank you very much, everybody. Thank you. I think it's going to happen. अब सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या अगले 48 घंटे दुनिया के लिए सबसे खतरनाक साबित होंगे? क्या एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया को जला सकती है? तो तस्वीर अब और साफ हो रही है। बातचीत कमजोर, टकराव मजबूत और हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। अब बस एक ट्रिगर, एक मिसाइल या एक गलत फैसला और परमाणु बटन दब सकता है। क्या ईरान में कोई ऐसा जनरल है जो पाकिस्तान में शांति वार्ता नहीं होने दे रहा है? मीडिया रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक इस वक्त ईरान में मेजर जनरल अहमद वहीदी का हुक्म चल रहा है। यही वजह है कि अमेरिका और पाकिस्तान की तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक ईरान वार्ता के लिए तैयार नहीं हुआ। दावा तो यहां तक है कि मेजर जनरल अहमद वहीदी वार्ता नहीं, बारूदी हमले की तैयारी में जुटे हैं। युद्ध नहीं, महायुद्ध को तैयार ईरान। जनरल अहमद वहीदी ने पलटी ट्रंप की बाजी। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को 52 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। ईरान से लगातार 39 दिनों तक चले भीषण युद्ध में अमेरिका ने लगभग 2,10,000 करोड़ रुपए फूंक डाले, लेकिन यूरेनियम छीन पाया है। यहां तक कि ईरान में 47 साल से चला रहा पाकिस्तान में पहली शांति वार्ता फेल होने के बाद से ईरान के नेता वार्ता के लिए पाकिस्तान ना जाएं, लेकिन इधर ईरान से ईरानी बाजी पूरी तरह से पलट दी है। खबर है IRGC के मेजर जनरल वाहिदी ने 2 टूक कह दिया है कि जब तक हॉर्मुज से बातचीत नहीं होगी। सेंट्रल कमांड ने बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर ली है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पिछले 72 घंटे पहले जो ईरान जख्मी, थका और कुछ हद तक हारा लग रहा था, वो ईरान एक बार फिर से अमेरिका से दो हाथ करने को तैयार हो चुका है। दावा किया गया है कि ईरान युद्ध नहीं बल्कि महायुद्ध की तैयारी में जुट गया है और ईरान ने 10 दिन के सीज फायर में अपनी मिसाइलों को ऐसी लोकेशन पर पहुंचा दिया है जहां से अमेरिकी और इजरायली अड्डों को घातक नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अदृश्य जनरल का आदेश, झुकेगा नहीं ईरान। इस वक्त दुनिया भर में यही सवाल पूछे जा रहे हैं कि सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत
और सुप्रीम लीडर मुज्तबा खamenei के घायल होने के बाद इस वक्त ईरान में आखिरी और ठोस फैसला कौन ले रहा है? खबरों और दावों के मुताबिक वो ईरानी चेहरा और नाम है मेजर जनरल अहमद वाहिदी, जिन्होंने इस वक्त ईरान की सत्ता पर पूरी पकड़ बना ली है और ट्रंप के हर प्लान की धज्जियां उड़ा दी है। यही वजह है कि ईरान ने शांति वार्ता से पहले अमेरिका के सामने इतनी सख्त शर्तें रख दी हैं, जिसे शायद अमेरिका आसानी से मान नहीं पाएगा। यही वजह है कि अमेरिका का मोहरा या कहे डाकिया बने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने भी ईरानी जनरल अहमद वहीदी के सामने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। अब आप जरा मेजर जनरल अहमद वहीदी के बारे में जान लीजिए। खुफिया रिपोर्टों और तेहरान के गलियारों से छनकर आ रही खबरों के मुताबिक मेजर जनरल अहमद वहीदी ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए केवल अब्बास अगारची को ही नहीं, बल्कि ईरान के कई दूसरे प्रभावशाली, उदारवादी और व्यवहारिक नेताओं को पूरी तरह से हाशिए पर धकेल दिया है। वहीदी की रणनीति इस वक्त मिलिट्री फर्स्ट यानी सैन्य प्रधान शासन की है, जिसके तहत उन्होंने टॉप नेताओं और मंत्रियों को साइडलाइन किया है। इसमें सबसे पहला नाम है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगारची का। मेजर जनरल अहमद वहीदी ने अब्बास अगारची को अब केवल एक नाम मात्र का मंत्री बना दिया है। वहीदी ने आदेश दिया है कि विदेश मंत्रालय का कोई भी बड़ा निर्णय अब IRGC के इंटेलिजेंस विंग की मंजूरी के बिना नहीं लिया जाएगा। मोहम्मद जवाद शरीफ, पूर्व विदेश मंत्री और वर्तमान सलाहकार। मोहम्मद जवाद शरीफ, जो अपनी कूटनीतिक कुशलता और पश्चिमी देशों के साथ बातचीत के लिए जाने जाते हैं, वहीदी के सबसे बड़े वैचारिक विरोधी माने जाते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार वहीदी ने जरीफ की पहुंच को सीमित कर दिया है। उन्हें सलाहकारी भूमिकाओं से हटाकर घर में नजरबंद जैसी स्थिति में रखा गया है, ताकि वे अमेरिका या ट्रंप प्रशासन के साथ किसी भी गुप्त बातचीत का हिस्सा न बन सके। ईरान के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य वहीदी ने ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी SNSC के भीतर उन अधिकारियों को बदल दिया है जो युद्ध की बजाय कूटनीति के पक्षधर थे। कई पुराने राजनयिकों की जगह अब वहीदी के वफादार IRGC जनरलों को नियुक्त किया गया है। आर्थिक सलाहकार और पेट्रोलियम मंत्री। चूंकि ईरान पर लगे प्रतिबंधों और युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, इसलिए कुछ मंत्री तेल की सप्लाई बहाल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रियायतों के पक्ष में थे। वहीदी ने इन मंत्रियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि अर्थव्यवस्था को युद्ध अर्थव्यवस्था के हिसाब से चलाया जाएगा। अब तेल और गैस के संसाधनों का प्रबंधन सीधे तौर पर सेना की देखरेख में है। खबर तो यहाँ तक है कि जनरल वहीदी और उनके कट्टरपंथी गुट ने ये नैरेटिव फैलाया है कि जो कोई भी इस वक्त अमेरिका से बात करना चाहता है वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है। युद्ध की स्थिति का हवाला देकर वहीदी ने आपातकालीन शक्तियां हासिल कर ली हैं, जिससे उन्हें कैबिनेट के फैसले को ओवरराइड करने का अधिकार मिल गया है। वहीदी ने तर्क दिया है कि ट्रंप केवल ताकत की भाषा समझते हैं, इसलिए किसी भी नरम स्वभाव वाले नेता जैसे अरागची या जरीफ को सामने रखना कमजोरी की निशानी होगी। ما تعهد در مقابل تعهده. یه گام اونا بود بردارن، یه گام ما بود بردارن. اینطوری نشه که ما تعهد خود رو عمل کنیم، اونا عمل نکنیم. ما سعی کردیم این تجربیات به همون حس بی‌اعتمادی دنبال کنیم. मौजूदा वक्त में ईरान की नेगोशिएशन टीम अब केवल कागजों पर है। असल में वहीदी ने एक ऐसी वॉर कैबिनेट बना ली है जिसमें केवल सैन्य कमांडर और कट्टरपंथी सुरक्षा अधिकारी शामिल हैं। इसका सीधा असर पाकिस्तान में होने वाली वार्ता पर पड़ा है, जहां अब बातचीत के लिए कोई सॉफ्ट वॉइस यानी नरम आवाज नहीं बची। بر بدعهدی و نقض آتشبس اصرار ورزید. اینا همش گواه این هست که آمریکا ظاهراً در روند دیپلماتیک جدیتی نداره. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ वार्ता के बीच सैन्य दबाव बनाने की कोशिश करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। ईरान से शांति समझौता करने की उम्मीद लगातार कम होती जा रही है। ईरान की स्पेशल फोर्स ने जवाबी कार्रवाई के लिए अमेरिका के टारगेट सेट कर दिए हैं और इसमें रूस और चीन से जमकर मदद मिल रही है। खबर है ईरान के पास मिसाइलों की भी काफी क्षमताएं अभी भी मौजूद हैं।